अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खरीद से होंगे। मेरा नाम है जमी और मेरे साथ हैं शिराज चौधरी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए। आज जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है डियाडो और आगे मुझे हिंदी पढ़नी नहीं आती। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हो सकता है वीडियो में पता चल जाए कि ये किस मुतल्लक है, किस के बारे में है, क्या चीज इसमें बताई गई है। जी बिल्कुल। चाइना और पाकिस्तान दोनों आज के समय सदमे में हैं क्योंकि पाकिस्तान भारत के सदमे में खिलाड़ियों ने एक ऐसा काम कर दिया है जिसकी वजह से लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हम करें क्या आखिर। चीन और पाकिस्तान यूएन में जाए, चीन और पाकिस्तान किसी और असेंबली में जाकर अपनी इस बात को कहे, आखिर वो जाए कहाँ। चाइना वीटो पावर लेके आखिर करे तो करे क्या। भारत का डीआरडीओ रुक ही नहीं रहा है, भारत की सरकार रुक ही नहीं रही है। अगेन मिसाइल टेस्ट करी पड़ी है। 48 घंटे के अंदर में 2 मिसाइलों का टेस्ट करके भारत के डीआरडीओ ने बता दिया चाइना और पाकिस्तान को कि हम अपनी काबिलियत को पहचानना और अपनी काबिलियत को रिप्रेजेंट करना बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। तो आइए बात करते हैं भारत के डीआरडीओ के आज पहले मिसाइल की एक छोटे से स्पेसिफिकेशंस की, जिसकी वजह से चाइना और पाकिस्तान दोनों डरे हुए हैं। हम तो डरे हुए हैं भाई। ये जो मिसाइल है हवा में अपने डायरेक्शन को बदल सकती है, इस टेक्निक से डरे हुए हैं। चाइना और पाकिस्तान को ये डर इतना ज्यादा सता रहा है कि अब भारत के ऊपर कोई मिसाइल छोड़ते हैं तो भारत जो प्रलय मिसाइल से अटैक करेगा, ये अटैक एयर में अपने डायरेक्शंस को बदल सकता है। ये बहुत बड़ी इनके लिए खतरे की घंटी है। डीआरडीओ ने भारत में 24 घंटे में दूसरी बार गुरुवार को सतह पर मार करने वाली प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण फिर से कर दिया था। ये मिसाइल 150 से 500 किलोमीटर दूर तक निशानों को भेद सकती है। इसकी जो एकदम एग्जैक्ट पॉइंट है उसको चेक करने के लिए डीआरडीओ ने फिर से इसका एक बार प्रैक्टिकल कर लिया था और फिर से ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। भारत के डीआरडीओ को कहीं भी डिप्लॉय कर सकती है, आसानी से डिप्लॉय कर सकती है और इसको बनाने में ज़्यादा खर्चा भी नहीं आया है। चाइना और पाकिस्तान के जो विरोधी देश हैं उनको हम आसानी से बेच सकते हैं और हम इसे जब बेचेंगे तो जो लोग MTCR के सदस्य नहीं हैं, मतलब जो 400 किलोमीटर के अधिक की मिसाइलें नहीं रख सकते हैं रेंज की, उनको भी हम दे सकते हैं क्योंकि हमने इसको स्वनिर्मित किया, अपने देश में निर्मित किया है। इसकी रेंज को हम और कम कर सकते हैं, हमें आराम से दे सकते हैं। इससे डीआरडीओ और भारत सरकार बहुत अच्छा मुनाफा भी कमा सकती है। लेकिन कल परसों में आपको एक न्यूज़ मैंने बताई थी कि भारत के बॉर्डर पे पाकिस्तान की तरफ से जो एक बंकर अलग एक मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है उसके तरफ से, ये कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी को भी इंडियन आर्मी ने समझाने की बहुत कोशिश की पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी समझने को तैयार नहीं है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट समझने को तैयार नहीं है। अगेन पंजाब में भी और भी किसी स्टेट में कुछ ना कुछ वो एक्टिविटी कर रही है। उसको एक रीजनल चीज़ समझनी चाहिए कि जब तक भारत शांत है तभी तक शांत है। भारत के सब्र की परीक्षा पाकिस्तान ना ले और पाकिस्तान के आतंकवादी ना ले, क्योंकि इंडियन आर्मी उनको एक्सेप्ट कर लेगी इंडिया में और 2 फीट 4 फीट नीचे गाड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए भारत की तरफ से जो प्लान तैयार है, ऑन द वे जो प्लान है, ये भारत की तरफ से पूरा प्रिपेयर्ड प्लान है। ये कि जो भारत का पीओके का एरिया है, हम पीओके का एरिया ऐसे नहीं लेंगे। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हम पीओके ऐसे नहीं लेंगे। पीओके को लेने के पीछे हम पहले अपनी वीटो पावर को एक्सेप्ट करेंगे। जब हम वीटो पावर लेंगे तो हम आराम से इस्लामाबाद तक कब्जा कर सकते हैं, पाकिस्तान रोक नहीं सकता है। अगर हम पीओके की बात को हटाकर अगर हम पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान अपने आप में बहुत टूटा हुआ एक देश है। टूटा हुआ कैसे है, इस चीज़ के बारे में समझिए। सबसे पहले अगर नीचे के हिस्से में आपके स्क्रीन पे जो दिखा रहा होगा, नीचे का अगर हिस्से से हम देखते हैं तो बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान में 44% एरिया जो है पाकिस्तान का वही बलूचिस्तान में है। ये 44% एरिया में पाकिस्तान कोई विकास नहीं करता और यहाँ युद्ध हुआ तो भारत सरकार को यहाँ की आर्मी को मार देना चाहिए और 40% जो एरिया है उसको, क्योंकि जो यहाँ के लोग हैं ना वो पाकिस्तान से आज़ाद होना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ना यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ करता है, ना कुछ यहाँ पे डेवलपमेंट अच्छा करता है, ना कोई डेवलपमेंट यहाँ पे अच्छा करता है, ना कोई यहाँ पे एजुकेशन अच्छा करता है, सिर्फ यहाँ के लोगों पर जुल्म ढालता है। तो 44% जो एरिया के लोग हैं वो आज़ाद होना चाहते हैं। तो भारत सरकार को सबसे पहले इन्हीं 40% लोगों को आज़ाद करा देना चाहिए, जिससे पाकिस्तान का आधा हिस्सा टूट जाएगा। अब इसके जस्ट बगल में सिंध है, तो पूरे पाकिस्तान का 70% जो इनकम होता है वो सिंध प्रांत से ही होता है। 50% अपने टोटल बजट का पाकिस्तान इस पर खर्चा करता है। इनको डेवलपमेंट नहीं मिल पा रहा है और अभी हाल में एक पहले न्यूज़ आई थी कि 15 आर्मी के ऑफिसर्स यहाँ पर छुट्टी पर चले गए थे क्योंकि ये पाकिस्तान की सरकार से खुश नहीं थे। तो सिंध का जो एरिया है वो भी पाकिस्तान की सरकार से खुश नहीं है। ये एरिया भी अपने आप में आज़ाद होना चाहता है। इसकी जस्ट ऊपर बात करते हैं पंजाब के एरिया की, तो पंजाब में पाकिस्तान का
इनफैक्ट पाकिस्तान का दूसरा रूप भी पंजाब है। पंजाब में 90% जो गवर्नमेंट हैं या गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं या जो नेता हैं या अफसर हैं कोई भी हैं, तो ये 90% वाले ये पंजाब से ही आते हैं पाकिस्तान के। और इसके जस्ट ऊपर है खैबर पख्तूनख्वा का एरिया। खैबर पख्तूनख्वा के एरिया में यहाँ जाने से पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के नेता डरते हैं। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर तालिबान का काफ़ी ज़्यादा दबदबा है। और अब तो बगल में अफगानिस्तान भी आ चुका है, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के तालिबान अलग अलग हैं, लेकिन ज़्यादा यहाँ पर डिप्लॉयमेंट तालिबान की है और ISI वाईएसआई की नीचे इसकी डिप्लॉयमेंट है। तो पाकिस्तान का इतना एरिया तो खुद ही अपने आप में बहुत ज़्यादा फाइट एंड टफ झेल रहा है सीरियस मैटर्स में। तो पाकिस्तान अपने आप में ही बर्बाद है। और इस वीडियो पे आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ जी, तो हमारा जो कमेंट है, जो भाई ने ये बात की कि KPK में पाकिस्तान की आर्मी जाने से डरती है या पाकिस्तान, तो भाई कोई भी, मैं ये कहता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा, टारगेट नहीं कर रहा। और क्योंकि हम इस कंट्री में रहते हैं तो हमें चाहिए कि हम अपनी कंट्री को जो है वो डिफेंड भी करें। आर्मी जो भी होती है किसी भी कंट्री की होगा, वो कहीं पे जाने से नहीं डरती, क्योंकि जो आर्मी में जाता है वो ये इस चीज़ को बेहतर समझता है कि हम वहाँ पे जा रहे हैं तो किस लिए जा रहे हैं, मुल्क की खातिर जा रहे हैं, एक कौम बन के जा रहे हैं। उसके अलावा जो भाई ने बात की यहाँ पे कि जी बलूचिस्तान का जो एरिया है, बलूचिस्तान के जो मैटर हैं वो भी काफ़ी जो है मैंने सर्च की, और जो वीडियोस आपने बताई हैं, क्या नाम था उनका, तारिक फती विद आरजू काज़मी, हाँ यही थी उनका जो है बयानिया, वो भी मैंने सुना। तो भाई मामलात जो हैं, मामलात बातचीत करने से हल हो सकते हैं, इतने नहीं बिगड़े कि हालात गन उठाने पे आ जाएं या इस तरह का कुछ सीन बन जाए। उसके अलावा भाई ने बात की यहाँ पे सिंध की, तो भैया सिंध में जो है मुसलसल गवर्नमेंट जो आ रही है, सिंध की सूबाई गवर्नमेंट जो है वो पीपल पार्टी की आ रही है, PP की। और मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे कभी जो है नून लीग या कोई और दूसरी पार्टी कभी जीती हो, क्योंकि मुझे यही लगता है कि भुट्टो दौर से लेके आज तक वहाँ पे जितनी भी जो सिंध की इस्टेब्लिशमेंट है वो उन्हीं की है। क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब जब आए थे 2011 में, गालिबन 2007-8 में, तो 2013 तक, हाँ जी 13 तक थे, तो उनकी जब इस्टेब्लिशमेंट थी तो तब भाई पंजाब से तो कोई बंदा नहीं लिया गया था, पूरी इस्टेब्लिशमेंट ही सिंध से थी। आपने ये बात की कि पंजाब में जो है पंजाबी ज़्यादातर आते हैं, गवर्नमेंट को संभालते हैं, पूरे पाकिस्तान को संभालते हैं। भैया जिस पार्टी का भी जो है लोग ज़्यादा जीतते हैं, ज़्यादा सीट्स जो है वो लेकर आगे आते हैं, MNA MPA, तो वही जो है वो मुल्क की बागडोर संभालती है। पंजाबी लिखा नहीं हुआ हमारे माथे के ऊपर कि जनाब आपने ही राज करना है, आपने ही इसको संभालना है। ये चीज़ें जो है ये अवाम में जो है इस तरह का कोई सीन नहीं है। अवाम ये नहीं सोचती कि पंजाबी आ रहे हैं ये, क्योंकि बेसिकली जब ऐसे होता है कि आम बंदे ने सिर्फ वोट करना होता है, और वोट के बाद ऊपर वाले जाने और उनका काम जाने किसको लेके आना है, क्या सीन है। इसके अलावा जो है अगर सिंध की बात करें तो सिंध का 70% जो है, बल्कि सिंध से 70% जो है पैसा, वो मैं चीज़ मानता हूँ कि वाकया ही कराची से जो है वो काफ़ी हद तक पाकिस्तान की जो माली तौर पे हेल्प है वो होती है। और कराची, क्योंकि कराची सिटी जो है वो हमें बहुत ज़्यादा मुनाफा बख्श है, उधर की इंडस्ट्री, उसके अलावा और भी सी पोर्ट है, अभी CPEC बन गया तो उसमें भी, लेकिन CPEC का तो चलो फिलहाल पाकिस्तान की गवर्नमेंट को जो है वो उतना फ़ायदा फिलहाल नहीं है, पता नहीं वल्लाह आलम आगे जाके होगा या उल्टा नुकसान होगा। क्योंकि जब सालों साल लंबे मंसूबे होते हैं तय, तो कुछ शराइत ज़वाबित जो हैं वो ज़्यादा मजबूत होती हैं, ज़्यादा कड़ी होती हैं, जिन्होंने पैसा लगाना होता है, ज़ाहिर सी बात है। और दुख तब होता है जब इस तरह का कोई भी अच्छा काम हो, मंसूबा हो, तो फिर पैसे खा लिए जाएं। जब खा लिए जाते हैं तो फिर भैया ज़ाहिर सी बात है, ना आम आवाम का कुछ बनता है, ना फिर वो आ जाके ये होता है कि जिसने खाए हैं, ज़्यादातर खाए हों, वो भाग लेते हैं कि चलो अभी निकल जाते हैं, फिर भी 4-5 साल बाद फिर लोग भूल जाएंगे।
अभी मैं ये यहाँ पे कहना चाहूँगा कि हमारे जो लोग हैं ना, ये इतने भी वो नहीं है कि बुरे नहीं है। 2-4 साल में भूल जाते हैं बात, अच्छा यार ठीक था, क्योंकि एक से बढ़ के एक बदतर ही बंदा आता है, अच्छा नहीं आता। अब देखें कि अगर एक अच्छा बंदा आ जाता है तो उसको लोग कहते हैं कि अच्छा है, लेकिन होता क्या है कि एक से जान छुड़वाते हैं तो दूसरा उससे भी बुरा हालात कर देता है, बुरे हाल लेके आता है। फिर हम क्या करते हैं, अच्छा यार वही अच्छा था, वही चलो कुछ ये चीज तो सस्ती थी, ये घी सस्ता था, आटा सस्ता था, चावल सस्ते थे, तो ये चीजें होती हैं। बाकी भाई बात आपके मुज़ाइल सिस्टम की, तो भैया वो बात जो है ना वो हम नहीं करते। आपका सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग है, S-400 आपके पास है, उसके अलावा और भी टेक्नोलॉजी जो है वो आपकी अच्छी है, IT में आपने बहुत तरक्की की है। तो ये चीज़ें जो है जो मानने वाली हैं वो ज़रूर मानते हैं हम। लेकिन इसके अलावा जो है किसी को वो कहते हैं ना कमतर जो समझना है, वो भी कहते हैं कि अक्लमंदी की जो है ना वो निशानी नहीं होती। क्योंकि कोई भी बंदा जो अपने घर में बैठा है उसको जब तक हम, अब यहाँ पे ये बात होती है कि पाकिस्तान ने ललकारा, तो भाई इनकी भी कुछ सटकी हुई नहीं है, इनके माथे पे नहीं लिखा हुआ कि हम बेवकूफ़ हैं। पहले कोई भी, मुझे उम्मीद है कि पहले यहाँ से ना पाकिस्तान से पहल होगी किसी भी किस्म की लड़ाई की या किसी भी किस्म की। और इंडिया वाले तो वैसे भी मतलब और आपकी बात काट रहे हैं, बात काफ़ी लंबी हो गई और आप जितनी बातें कर देते हैं, बातें तो बाकी रहती नहीं करने वाली। लेकिन इंडियन मिसाइल के ख़िलाफ़ हम भी एक मिसाइल बना रहे हैं, और ये बात आप गौर से सुन लें। हमारा वो मिसाइल ऐसा होगा, वो एक ही बार चलेगा और दुनिया से सारी नफ़रतें ख़त्म कर देगा। नफ़रतें ख़त्म करने वाला हम मिसाइल बना रहे हैं। यहाँ पे बैठकर जंबो रिएक्शन की तरफ से नफ़रतें ख़त्म करने वाला एक मिसाइल बनेगा, सोच तब्दील करने वाला पाकिस्तानियों की भी। और बिल्कुल, और वो मिसाइल फटेगा तो ये दोनों देशों की जितनी भी नफ़रत है ये सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी। जिस तरह आपने कहा कि इंडियन आर्मी पाकिस्तान आर्मी को ज़मीन में गाड़ देगी, हम ऐसे नहीं कहेंगे, बल्कि हम यूँ कहेंगे कि हम एक मिसाइल ऐसा छोड़ेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान की नफ़रत, आपने 2 फीट की बात की, मैं हज़ारों मील की बात करूँगा। हम ऐसा मिसाइल छोड़ेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान की नफ़रत हज़ारों मील ज़मीन में दब जाएगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि मोहब्बतें ही रह जाएंगी, यहाँ के गेट खुल जाएंगे, बॉर्डर खुल जाएंगे। हम अपनी पुरानी जगह जो हमारे बाप दादा बताते थे कि हम वहाँ रहते थे, हमारी ये जगह थी, हमारे ये घर थे, हम अपनी रूह को तस्कीन देने के लिए आज़ादी से उनका विजिट करेंगे, और वहाँ हमारा आना जाना एक दिन ऐसे ही होगा जैसे पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज।